हेलो बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई यूनिट का नाम है इकोलॉजी। और इस इकोलॉजी यूनिट में हमको पहला चैप्टर जो पढ़ना है वो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। बच्चों, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में जो है हमें दो ही चीज़ों के बारे में बात करनी है, एक तो ऑर्गेनिज्म और दूसरा पॉपुलेशन। बस, बहुत ईजी चैप्टर है लेकिन क्वेश्चन यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे आते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो अगर हम लोग बात करें अपनी कि हम लोग बने कैसे, है ना, तो अगर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो कोई भी चीज़ बनी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से। कोई भी चीज़ है तो वो इन्हीं से मिलके बनी होगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तो बनता है एटम। क्या बनता है बेटा? एटम। एटम जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एटम है। जब एटम्स मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, जैसे कि CO2, लाइक वाटर, ये सब क्या है? मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल से मिलने से बनता है मैक्रो मॉलिक्यूल। देखते जाइए लेवल कितना है, मैक्रो मॉलिक्यूल। और अगर मैक्रो मॉलिक्यूल का हम एग्जांपल पूछें आपसे तो आप बता देंगे जो लाइक प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हैं? एक तरीके के मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना। अब जब हम इन मैक्रो मॉलिक्यूल को मिलाते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल के मिलने से बनता है सेल। बहुत सारी सेल मिली तो बना टिश्यू, टिश्यू के मिलने से बना ऑर्गन। देखिए कितना आसान है। और ऑर्गन के मिलने से बना ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तभी तो नाम पड़ा हमारा ऑर्गेनिज्म। देखिए नाम कहाँ से आया, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गेनिज्म बना, नाम यहीं से आया। अच्छा, अब इस ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जब एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म मिले तो फॉर्मेशन हुआ पॉपुलेशन का, ठीक है बच्चों। पॉपुलेशन मिली बहुत सारी तो बना कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिल गई तब जाके बना बायोम, है ना बेटा, तब जाके बायोम का फॉर्मेशन हुआ। तो ये लेवल देखिए किस लेवल पे चले थे और कहाँ पर हम लोग पहुँच गए। तो अगर हम यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच दें इस तरीके से, तो इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम या मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। पूरी केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है ना बेटा। और साथ ही साथ ये जो है ये नॉन लिविंग है, दीज आर नॉन लिविंग थिंग। बट अगर हम बात करें मैक्रो मॉलिक्यूल से आगे चलें, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब लिविंग है ना। अच्छा, सेल के लिए हमारे पास अलग चैप्टर है, टिश्यू ऑर्गन के लिए हमारे पास अलग चैप्टर है। यहां पर हमें पढ़ना है ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम के बारे में, है ना। इनकी स्टडी हम लोग करते हैं इकोलॉजी में। किसमें? इकोलॉजी में, है ना। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी तो आप कहेंगे ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इकोलॉजी की शुरुआत देखिए यहीं से हो रही है, ऑर्गेनिज्म से हो रही है ना। तो जो बेसिक यूनिट होता है उसी को हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वही बेसिक यूनिट है। जैसे कि मैं कहूँ कि हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट क्या है तो आप कहेंगे सेल। ब्रेन की बेसिक यूनिट नर्व सेल। उसी तरीके से इकोलॉजी की बेसिक यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म है बेटा, ठीक है ना। सो ऑर्गेनिज्म है क्या? ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और इस चैप्टर में हम लोग यहीं से शुरुआत करने वाले हैं। अब एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, ज़रा सा इसे देखें और बताएं। मैं अगर पूछूं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के टोटल कितने लेवल हैं तो आप कहेंगे 8।
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल हैं? 8। तो एक लाइन ऐसे लिखेंगे हम, बायोलॉजिकल, देखिए जहां भी बायो आ गया इसका मतलब है लिविंग। सो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स एट मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल, या इसी को कहते हैं, और इसी को कहते हैं बेटा सब माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक स्कोपिक लेवल। अब ये क्या होता है सब माइक्रोस्कोपिक लेवल? लाइन कह रहा है कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स एट मैक्रोमोलिकुलर लेवल। ये मैक्रोमोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होता है या फिर सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टार्ट होता है। मतलब ये जो स्टार्ट हो रहा है मैक्रोमोलिक्यूल से, इसी को कह रहे हैं सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। और यहाँ से कहाँ तक गया? बायोम तक गया बेटा। तो कितने लेवल हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के? 8 लेवल हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स एट मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल और सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। टोटल कितने लेवल हैं? 8। टोटल 8 लेवल। और ये बड़ा सवाल है, पूछा जाता है। आगे बढ़े अगर हम, कि इकोलॉजी में हमें कितने लेवल पे काम करना है? 4। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। बस। तो अगर मैं एक लाइन और लिखूं कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी के लेवल पे बात करना है हमको, तो इकोलॉजी इज कंसर्न्ड विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इकोलॉजी की बात करें तो यहां पर हमें कितने लेवल पर स्टडी करनी है? 4 लेवल पर। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल है, तो आप बोलेंगे 8। इकोलॉजी के लेवल पे कितने स्टडी करनी है? 4 लेवल की। कौन कौन से? ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी बेसिक चल रहा है बहुत, और बिना इसके ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब जब ये चैप्टर में पढ़ाऊंगा ना तो बार बार कुछ वर्ड सामने आएगा, जैसे कि कम्युनिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है। तो सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है, कोई जगह है, ये कोई एरिया है। अच्छा, इस एरिया में ये कोई इंडिविजुअल रह रहा है, कोई है, ये मान लीजिए मैं हूं, आप हैं। इसे हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म। दिस इज ऑर्गेनिज्म। एक आम का पेड़ ऑर्गेनिज्म है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं। किसी भी स्पीशीज का जो सिंगल इंडिविजुअल होता है, अकेला, उसे कहते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने एक आम उठा लिया, मैंगो, ऑर्गेनिज्म है। एक बैक्टीरिया एक ऑर्गेनिज्म है। एक बनाना ऑर्गेनिज्म है, बनाने का पेड़ ऑर्गेनिज्म है। मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, है ना। तो किसी भी स्पीशीज का जो सिंगल इंडिविजुअल होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक, आगे देखते हैं। मान लीजिए ये कोई एरिया है एक, और ये कोई दूसरा एरिया है, और इस एरिया में मैंने ये बनाया, तो आप इसे क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म। एक और बना दिया, अब ये ऑर्गेनिज्म नहीं है, अब ये हो गया पॉपुलेशन। किसी एरिया में एक ही स्पीशीज के अगर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। सो दिस इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डिफिनेशन अगर मैं लिखूं तो मोर देन 1
इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पेशीज, एक ही स्पेशीज के एक से ज़्यादा इंडिविजुअल अगर किसी एरिया में है तो आप उसे कहेंगे पॉपुलेशन। आगे देखते हैं। अब चूंकि ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन का लेवल थोड़ा ऊपर है तो मैंने ऊपर बनाया है। ये देखिए, ये भी कोई मान लीजिए एरिया है और यहाँ पर मैंने बनाया एक ट्री, मान लीजिए एक पेड़ बना दिया मैंने। इसे आपने क्या कहा कि दिस इज ऑर्गेनिज्म। चलो एक और पेड़ बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज ऑर्गेनिज्म। ये भी, लेकिन अब ये ऑर्गेनिज्म नहीं रहा, साथ में मिलके बोलेंगे तो पॉपुलेशन हो गया ये। अब ये पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इंडिविजुअल और बना दिया। ये क्या है? पॉपुलेशन नहीं, अब पॉपुलेशन नहीं है ये। पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल एक साथ हों, लेकिन यहाँ पर तो दो अलग अलग स्पीशीज हो गई ना। प्लांट एक अलग स्पीशीज है, एनिमल एक अलग स्पीशीज है। ये होमो सैपियंस मैंने बनाया है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स बना दिया तो ये अलग स्पीशीज है। यहाँ पर मैंने एक रैट बना दिया छोटा सा, ये देखिए ये एक अलग स्पीशीज है ना। तो जब एक एरिया में एक से ज़्यादा स्पीशीज रह रहे हों साथ साथ तो उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। दिस इज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी में हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिटी को बेटा हम लिख सकते हैं मोर देन वन स्पीशीज, मोर देन वन स्पीशीज। एक से ज़्यादा स्पीशीज अगर किसी एरिया में है उसे कहेंगे कम्युनिटी। अच्छा, अब एक और बनाते हैं। ये देखिए, अब चूंकि इसका लेवल इसके बराबर है तो मैंने बराबर में ही बना दिया है। चलिए देखिएगा, आपने कहा ऑर्गेनिज्म, ये क्या हो गया? पॉपुलेशन। अच्छा, ये क्या है? अब ये बेटा हो गया कम्युनिटी। क्यों? अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स भी बना दिया ऐसे, ये देखिए कुछ बर्ड्स मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चूहा भी बना दिया इस तरीके से, है ना। तो क्या अभी इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। ये भी कम्युनिटी है, ये भी कम्युनिटी है। बट अगर मैं यहाँ पर एक सन बना दूं और इसकी लाइट ऐसे दिखा दूं, अब ये हो गया इकोसिस्टम। तो ये बात बहुत ही समझने वाली है कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम में एक थोड़ा सा फर्क है, और वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हम ए बायोटिक फैक्टर को भी इंक्लूड करते हैं, यहाँ पर ए बायोटिक फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। मैं यहाँ पे वाटर बना देता, वो भी ए बायोटिक फैक्टर है। तो क्या हम इकोसिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं? कम्युनिटी प्लस ए बायोटिक फैक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं। कम्युनिटी में अगर ए बायोटिक फैक्टर को ऐड कर दिया जाए तो वो कहलाता है इकोसिस्टम। तो हम कम्युनिटी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इकोसिस्टम माइनस ए बायोटिक फैक्टर इक्वल टू कम्युनिटी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हर चीज़ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताया। अब अगर मैं पूछूं कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी तो आप बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। अगर मैं कहूँ यूनिट ऑफ अर्थ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या है? यूनिट ऑफ अर्थ है क्या? इकोसिस्टम। बस देखिए कितना इजी है, एक बार इसको देख लीजिए, बहुत आसान सी चीज़ें हैं बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट ऑफ अर्थ क्या है? इकोसिस्टम। मतलब इसी को फंक्शनल यूनिट कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ अर्थ इज इकोसिस्टम। चलिए, अब एक टर्म पूछा जाता है आप लोगों से, इकोलॉजी। व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी है क्या? सो इसको भी एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस एरिया में ये मैंने बना दिया, तो आपने कहा दिस इज ऑर्गेनिज्म। ये क्या है?
पॉपुलेशन, क्योंकि एक एरिया में एक ही स्पीशीज के एक से ज़्यादा इंडिविजुअल हैं, इन दोनों के बीच कुछ इंटरेक्शन होगा, कुछ रिलेशन होगा, बस इसी रिलेशन की स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। बस ख़त्म, यही है। एक डायग्राम और देखिए, ये कोई एरिया है, दिस इज ऑर्गेनिज्म। अच्छा, और ये मैंने बना दिया सन है मान लीजिए। तो ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक फैक्टर के बीच भी कुछ रिलेशन होगा, इसी रिलेशन की स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। बस हो गया। अब डिफिनेशन मैं लिख देता हूं। इकोलॉजी डील्स द इंटरैक्शन, मतलब ये डील करता है इंटरैक्शन को। क्या इंटरैक्शन मतलब इनके बीच कैसा रिलेशन है। डील्स द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन organism and organism and organism and population, organism and abiotic factor and abiotic फैक्टर। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन हो गई आपकी इकोलॉजी की। तो इकोलॉजी में हम लोग किस चीज़ की स्टडी करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम लोग थोड़ा सा एक दो टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि टर्म इकोसिस्टम किसने दिया, तो आप बता देंगे अर्नेस्ट हैकल, HECKEL। लेकिन सबसे पहले इसको साइंटिफिकली यूज किसने किया? रीटर साहब ने। रीटर फर्स्ट साइंटिफिकली यूज्ड, सबसे पहले साइंटिफिकली इसको यूज किया था रीटर साहब ने। ठीक है, तो दोनों बातें मैंने लिख दी, जो क्वेश्चन आए वैसा जवाब दीजिएगा बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें। एक साइंटिस्ट हैं रामदेव मिश्रा बेटा, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं मैं। इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। स्पेलिंग यही है, स्पेलिंग सही करने की कोशिश मत करिएगा। MISRA यही स्पेलिंग है बेटा, रामदेव मिश्रा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा बायोम के बारे में कि बायोम क्या होता है। ऑर्गेनिज्म देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, कम्युनिटी हो ही गया, अब थोड़ा सा बायोम देख लेते हैं कि व्हाट इज बायोम। बायोम है क्या? लेकिन बायोम को जानने से पहले जरा सा ये देख लें कि दिन और रात कैसे होती है ना। 7th 8th में बताया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, बायोम को हम पहले एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बायोम है क्या? बायोम इज द ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। डिफरेंट कम्युनिटीज के ग्रुप को कहा जाता है बायोम। अब हम ये देखते हैं कि दिन और रात कैसे होती है। आइए, ये बेटा मान लीजिए सन है ना, ये सन है और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, और इस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्लैनेट मान लीजिए ये अपना प्लैनेट है, दिस इज अर्थ। इस प्लैनेट का नाम है अर्थ।
ये एक प्लैनेट है बेटा और ये है अर्थ। चलिए अब आप देख रहे हैं ये जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पर तो घूम ही रहा है, मतलब ये इस तरीके से रोटेशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ ये इस इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में भी मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। मतलब एक तो हम ऐसे चलें, दूसरा हम ऐसे 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 घूमते हुए चलें, है ना। तो ये अर्थ दोनों तरीके से चल रहा है। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमता है एक जगह, तो उससे होती है दिन और रात। ये 24 घंटे में पूरा होता है, 24 आवर में, है ना। और अर्थ जब अपने एक पूरे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट को रोटेशन को कंप्लीट करता है, तो इसकी वजह से आते हैं सीजन। क्या आते हैं बेटा? इसकी वजह से सीजन आती है और ये कंप्लीट होता है 365 डेज में। ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, ये 7th 8th में पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो ये अर्थ जो है अभी मान लीजिए यहाँ है, सन से दूर, ये रहा सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस अभी दूर है ना, तो अर्थ का वो पार्ट जो कि सन के सामने है वहाँ पे दिन होगा, और पीछे की तरफ जो कि सन से दूर है वहाँ पे रात होगी। तो अर्थ का अपने ही एक्सिस पर घूमने की वजह से डे और नाइट होता है। अच्छा, अब जब ये सन यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, ये अर्थ जो है, मान लीजिए ये अर्थ यहाँ पहुँच गया, अर्थ, ठीक है ना, अर्थ यहाँ पहुँचा, तो अब डिस्टेंस देखिए कम हो गया ना, और जब डिस्टेंस कम हो गया तो लाइट की इंटेंसिटी तेज हो गई। तो इसकी वजह से आते हैं सीजन, सीजन में बदलाव आता है। तो दो चीज़ें हैं बेटा, है ना, दो चीज़ें हैं, अर्थ का अपने ही एक्सिस पे घूमना जिसकी वजह से दिन और रात होगा, और अर्थ का इलेक्ट्रिकल ऑर्बिटल में घूमना जिसकी वजह से सीजन आता है। तो मान लीजिए अभी अर्थ जो है वो सन के पास में है, तो समर सीजन स्टार्ट है। अर्थ अभी सन से दूर है, तो यहाँ पर विंटर सीजन स्टार्ट है। इसी तरीके से मौसम चेंज होते हैं और दिन और रात होते हैं बेटा। तो ये बात यहाँ पे दी हुई है, तो बताना ज़रूरी था, है ना। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन को मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ। रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, अराउंड सन, मतलब सन का, मतलब अर्थ का सन के चारों तरफ जो रोटेशन है, एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, और अपने एक्सिस पर, ये जो एक्सिस है मान लीजिए इसे थोड़ा सा झुका हुआ है, टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, इसी के वजह से, टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस, इसी की वजह से बेटा डिस्टिंक्ट सीजन आते हैं, अलग अलग सीजन आते हैं, डिस्टिंक्ट सीजन। तो ये बात याद रखने वाली है कि रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड सन एंड टिल्ट ऑफ इट्स एक्सिस कॉजेस डिस्टिंक्ट सीजन, ठीक है। अब बायोम बनता कैसे है, इसको पढ़ लें। बायोम है क्या? ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, बता चुके हैं ऊपर। अब बायोम बनता कैसे है, उसके लिए भी एक डिफिनेशन है, जैसे कि एनुअल वेरिएशन, एनुअल मतलब सालाना, एनुअल वेरिएशन, एनुअल का मतलब होता है सालाना और वेरिएशन का मतलब होता है विविधता, इन इंटेंसिटी, इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। आजकल ठंडियों का मौसम है यूपी में, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग, जैसे कि साउथ में गर्मी पड़ रही है, यूपी में ठंड है ना। तो यूपी में इस वक्त ठंड है, मतलब वहाँ पे धूप अच्छी लगेगी, लेकिन यहाँ साउथ में गर्मी है तो धूप अच्छी नहीं लगेगी। तो एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लस इसके साथ हम जोड़ देंगे प्रेसिपिटेशन को,
मतलब एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का दो मतलब हो सकता है, या तो रेन या तो कहेंगे स्नो, ठीक है ना। सो एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लस एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, इन दोनों की वजह से ही बनता है दे आर फॉर्म बायोम, यही बायोम बनाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको याद करना पड़ेगा। अब तो बायोम है क्या? ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, अभी ऊपर बता चुके हैं। अब बायोम इंडिया में कितने हैं और वर्ल्ड में कितने हैं ये पढ़ने हैं हमको। बायोम की बात करें तो इंडिया में भी बायोम है अपने, और वर्ल्ड में भी बायोम है। इंडिया में टोटल 4 बायोम है और वर्ल्ड में मिला के टोटल 6 बायोम है। ऐसे कितने हो गए? टोटल 10 हो गए। तो इंडिया में 4 बायोम है और वर्ल्ड में 6 बायोम है, ये याद करना है आपको। अब इंडिया में जो बायोम है उसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा बेटा, तो वो भी लिख देते हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, याद करना पड़ेगा ये सब। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसको कहते हैं वर्षावन, यहाँ पर खूब बारिश होती है। दूसरा है डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट पतझड़ वाले फॉरेस्ट, मतलब इनके पत्ते जो है वो पतझड़ में गिर जाते हैं। थर्ड इज डेजर्ट एंड फोर्थ इज सी कोस्ट, जैसे गोवा, बेंगलोर, सी कोस्ट, ठीक है ना। 4 हो गए। तो 4 इंडिया में बायोम है और ये बात आपको याद करनी है बेटा, क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जा रहा है अब। अच्छा, अब अगर बात करें वर्ल्ड की तो वर्ल्ड में हमारे 6 बायोम हैं। कौन कौन से देख लीजिए। पहला है डेजर्ट, दूसरा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तीसरा है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड समझते हैं ना? ग्रासलैंड बेटा वो होता है जहाँ पे खाली घास का मैदान होता है, मीलों तक सिर्फ घास का मैदान ही दिखाई देगा। टेम्परेट फॉरेस्ट नंबर 4, टेम्परेट फॉरेस्ट। नंबर 5 कॉनिफर्स, जैसे साइकस, पाइनस, जूनिपेरस, सिड्रस। एंड नंबर 6 आर्कटिक, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा। तो सबसे पहला काम तो आपका यही है कि इसको याद करना कि बायोम क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बायोम कैसे बना? एनुअल वेरिएशन इन इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लस एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या है? रेन या स्नो, इसी से बनते हैं बायोम। बायोम कितने हैं? इंडिया में 4, वर्ल्ड में 6। इंडिया में चारों के नाम आपको याद करने हैं और वर्ल्ड में जितने हैं उनके भी नाम आपको याद करने हैं। अब एक चीज़ और देख लीजिए बेटा, पूछा जाता है मीन एनुअल टेम्परेचर। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ वर्ल्ड की बात करें तो मीन एनुअल टेम्परेचर मतलब कहाँ पर टेम्परेचर का रेंज सबसे ज़्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर डेजर्ट, नहीं, डेजर्ट में नहीं है। अब बताइए डेजर्ट को छोड़ के कहाँ होगा? ग्रास लैंड। बेटा ग्रास लैंड में जो एनुअल टेम्परेचर का रेंज है ना वो 0 से 25 डिग्री सेल्सियस है, 0 से 25 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर हम बात करें डेजर्ट की तो डेजर्ट में हैंडवर है 5 से 20 डिग्री सेल्सियस। डेजर्ट में देखो क्या होता है ना, दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन जैसे जैसे रात होती है ना वहाँ पे बहुत ठंड भी होती जाती है। तो इसीलिए अगर पूछे आपसे कि मीन एनुअल टेम्परेचर
कहाँ पे ज़्यादा है तो आप बताएंगे ग्रास लैंड बेटा। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? पूछा जाएगा खूब बारिश कहाँ पे होती है? वर्षावन, अभी बताया हमने कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है यहाँ पे खूब बारिश होती है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, जिसको MAP कहते हैं, मैप। तो मैप किसका ज़्यादा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का। मैट किसका ज़्यादा है? मीन एनुअल टेम्परेचर, तो आप बताएंगे ग्रास लैंड का सबसे ज़्यादा है बेटा। अच्छा, वहीं अगर बात करें आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा का, तो यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है वो -11 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। सोचिए, -11 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस, बहुत ठंड पड़ती है तो 4-5 होता है, वहाँ पे 1 है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये तो मैंने कुछ डेटा लिखे हैं खाली, ऐसे आपको 12 डेटा आपकी बुक में लिखे हुए हैं, वो आपको याद करना होगा। वैसे इतना कर लोगे तो काम चल जाएगा आपका, इसी में से एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला सवाल, मीन एनुअल टेम्परेचर किसका ज़्यादा? ग्रासलैंड का, ठीक है। मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन किसका ज़्यादा? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, ठीक है। अल्पाइन एंड आर्कटिक टुंड्रा में टेम्परेचर कितना? -11 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो बस ये हो गया बेटा, हम लोग बायोम के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बायोम में और क्या क्या चीज़ें आती हैं। सो बायोम हैज़ मेनी हैबिटाट। एक बायोम में कई सारे हैबिटाट हो सकते हैं। अब हैबिटाट क्या होता है तो वो भी देख लें हम लोग। हैबिटाट, हैबिटाट मीन्स होता है प्लेस ऑफ अकरेंस, जहाँ पे कोई एनिमल रहता है। जैसे मैं कहाँ रहता हूँ? मैं अपने घर में रहता हूँ, वो मेरा हैबिटाट है। फिश कहाँ रहती है? पॉन्ड में, वो उसका हैबिटाट है। लॉयन कहाँ रहता है? फॉरेस्ट में, वो उसका हैबिटाट है। तो हर चूहा कहाँ रहता है? बिल में, वो उसका हैबिटाट है। तो हर एक एनिमल का अपना एक हैबिटाट होता है। तो हैबिटाट का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ अकरेंस। चलिए, एक और टर्म पूछा जाता है, नीश। नीश, ठीक है ना, नीश इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम हैबिटाट के साथ प्रोफेशन को भी जोड़ दें, फंक्शन को भी जोड़ दें, तो उसे कहा जाएगा बेटा नीश। मतलब जैसे कि मैं हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ? अपने घर में। क्या करता हूँ? पढ़ाता हूँ। तो ये नीश हो गया। अगर सिर्फ हैबिटाट पूछा जाए तो प्लेस ऑफ अकरेंस, लेकिन अगर नीश पूछा जाए तो हैबिटाट के साथ साथ आप जोड़ देंगे स्पेसिफिक फंक्शन को। सो नीश मीन्स हैबिटाट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन। हैबिटाट प्लस स्पेसिफिक फंक्शन को कहा जाता है नीश। जैसे शेर कहाँ रहता है? जंगल में। क्या करता है? शिकार करता है। इसको, इन दोनों को मिला के कहेंगे नीश। अब एक टर्म पूछा जाता है बेटा, नीश ओवरलैप। नीश ओवरलैप, इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉन्ड है, ये एक पॉन्ड है, इस पॉन्ड में फ्रॉग रह रहा है, लेकिन इसी पॉन्ड में फिश भी रह रही है। ऐसा तो है नहीं कि अगर पॉन्ड है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री हो गई है, वहाँ पे फ्रॉग ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं ना। फ्रॉग है और फिश है, ये दोनों एक साथ एक ही जगह पर रह रहे हैं। अब एक ही जगह पर रह रहे हैं तो वो अपनी प्लेस को शेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ खाने को भी शेयर कर रहे हैं, है ना। तो एक ही हैबिटाट में दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज रह रहे हैं और वो अपने स्पेस को और फूड को शेयर कर रहे हैं। इसी को कहते हैं नीश ओवरलैप, मतलब शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस। शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस,
शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब जब तक हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तब तक जब भी मैं रिसोर्स बोलूँ आपके दिमाग में दो बातें आनी चाहिए, फूड एंड स्पेस। फूड एंड स्पेस जब तक हम पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, जैसे मैं कहूँ रिसोर्सेज आपके दिमाग में आएगा फूड एंड स्पेस। ठीक है बेटा। तो हम लोगों ने नीश पढ़ लिया, नीश ओवरलैप पढ़ लिया। नीश ओवरलैप का मतलब होता है शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। फ्रॉग और फिश ये दोनों एक साथ एक पॉन्ड में रह रहे हैं, स्पेस को भी शेयर कर रहे हैं और खाने को भी शेयर कर रहे हैं, इसी को कहेंगे नीश ओवरलैप। अब एक और टर्म आया है यहाँ पर, नीश डेंसिटी। नीश डेंसिटी, मान लीजिए कि इस पॉन्ड में फ्रॉग का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा फ्रॉग हो जाए, तो इसी को कहेंगे नीश डेंसिटी। बस मीन्स किसी हैबिटाट में किसी एक ऑर्गेनिज्म का नंबर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, दैट इज़ कॉल्ड नीश डेंसिटी। बहुत आसान है। किसी भी हैबिटाट एरिया में कोई भी स्पीशीज अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम उसे कहेंगे नीश डेंसिटी। बस अब देख लेते हैं बेटा कि हैबिटाट कैसे बना। अभी तो देखते हैं बायोम कैसे बना, अब देखेंगे हैबिटाट कैसे बना। हैबिटाट is formed by regional and local variation। ठीक है ना। किस तरीके से हैबिटाट बनता है? हैबिटाट फॉर्म बाय द रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। इसको समझ लीजिए ज़रा सा। लोकल का मतलब होता है क्षेत्रीय। जैसे कि मान लीजिए दो खेत है, एक खेत है और एक पॉन्ड है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा ना, कुछ वेरिएशन होगा, बिल्कुल होगा। पॉन्ड के अंदर पानी ही पानी, लेकिन खेत के अंदर मॉडरेट अमाउंट में वाटर होगा या कम वाटर होगा। इसको कहते हैं लोकल वेरिएशन। और रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कि बहुत ही बड़े एरिया में अगर वेरिएशन आ रहा है, तो चाहे बड़े एरिया में वेरिएशन आए चाहे लोकल एरिया में, लोकल रीजन में वेरिएशन आए, इन दोनों की वजह से ही बनता है हैबिटाट। ठीक है, बहुत आसान सी डिफिनेशन है और इसको आसानी से समझा भी जा सकता है। अब हैबिटाट में दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं। किसी हैबिटाट की बात करें तो यहाँ पर टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। कौन कौन से? एक तो होंगे बायोटिक कंपोनेंट जिसे हम लोग कहते हैं लिविंग कंपोनेंट, और दूसरे होंगे एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट also known as फिजिको केमिकल कंपोनेंट। फिजिको केमिकल कंपोनेंट, या इनको हम नॉन लिविंग भी कह सकते हैं या इनको हम फिजिकल इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। कई नाम से पूछा गया ये, चाहे ये कहिए चाहे कहिए फिजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? एबायोटिक कंपोनेंट में बेटा आ जाएंगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि टेम्परेचर है, लाइट, सॉयल, वाटर, बहुत सारे। तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, मतलब जिनमें लाइफ नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि हैबिटाट कैसे बनता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया बेटा कि बायोम कैसे बनता है। तो आज हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है। पहले इसको पढ़िएगा, उसके बाद कल के लेक्चर में मिलेंगे बेटा तो आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।